पूर्वांचल टुडे न्यूज का नया अंदाज। नमस्कार। आइए पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनते हैं, फिर मथुरा की पेड़ा बनी यूपी की सत्ता की बात करते हैं। सुनिए केजरीवाल को। चुनाव जीत कर इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या आपको लगता है कि जो केजरीवाल कह रहे हैं वो होने जा रहा है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर भाजपा ऐसा करती है तो वह ठीक वैसे ही होगा जैसे अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारना। आप जब भाजपा का अध्ययन गहराई से करेंगे तो पाएंगे कि इस पार्टी के नियम कानून समझ से परे हैं। हाल के हालाहल को ही लीजिए। आम चुनाव 2024 में यूपी में मिली पराजय के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अब आप पूछेंगे इसमें अजीब क्या है? तो एक दो नहीं, सब कुछ अजीब है। मसलन 2022 का विधानसभा चुनाव योगी के 5 साल के कार्य और उनके तेवर पर लड़ा गया। बढ़िया जीत मिली, लेकिन श्रेय देश के प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। चुनाव केवल प्रदेश का था और श्रेय केवल देश के प्रधानमंत्री को दिया गया। लोकसभा चुनाव देश का चुनाव था, मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया। पराजय मिली तो मोदी के बजाय केवल योगी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खुद एकमात्र विधानसभा सीट, अपनी सीट पर हार जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य पूरे प्रदेश की समीक्षा कर रहे हैं। परिणाम ऐसे बता रहे हैं जैसे वैज्ञानिक शोध कर पहली बार यह तथ्य लाए हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। अरे भाई, यह तो उसी वक्त तय हो गया था जब आपको हारने के बावजूद प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था, वरना बहुत लोग दशकों से जीतते आ रहे हैं और अभी तक राज्य मंत्री भी नहीं बन पाए हैं। बगैर जनादेश के पार्टी की कृपा पर उप मुख्यमंत्री बने केशव मौर्य अपने ही मुख्यमंत्री के सामने सरकार और संगठन के रहस्य को ऐसे समझा रहे हैं जैसे इन्होंने 10-12 संगठन खड़ा कर सभी को सत्ता तक पहुंचा दिया हो। आप भी केशव जी के संगठन ज्ञान गंगा में गोते लगाइए। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सुना आपने? केशव किसे सुना रहे हैं और कैसे सुना रहे हैं? यह संगठन और सत्ता दोनों के लिए शुभ नहीं लग रहा है। मित्रों, केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और उनके परिवार पर टिप्पणी करने के अलावा प्रदेश की राजनीति में कोई और योगदान किया हो तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि मैं उससे अनभिज्ञ हूं। उनके इस भाषण के 2 ही मायने हो सकते हैं। पहला कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समझाना चाहते हैं, दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी उनको यूपी संगठन की कमान देने जा रही है और वह अपनी बातों की ईंट से अभी से संगठन की कुर्सी को सरकार से ऊंची करने में लग गए हैं। योगी को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का भाजपा का प्लान है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए एक भी लक्षण उनके अंदर कम से कम मुझे नहीं दिखते हैं। जनता को भी नहीं लगता है, क्योंकि लगता तो जनता मोदी योगी नहीं केशव केशव बोलती। हाँ, केशव के पास एक आधुनिक गुण है, वह यह है कि वह जात से पिछड़े हैं, धन दौलत से नहीं। और यूपी में 40% पिछड़े मतदाता हैं और ये सरकार बनाने के लिए निर्णायक हैं। केशव को इस आधार पर प्रदेश या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
क्योंकि भाजपा को खासकर यूपी में जहां लोकसभा की 80 सीट है पिछड़े वोट की जरूरत है और केशव यूपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन सवाल वही है, अखिलेश के नाते केशव को पिछड़ा वर्ग अपना नेता मानेगा? हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम से तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में केशव जहां खुद अपनी सीट हार गए, वहीं लोकसभा चुनाव में अपने बगल की सीटों तक को नहीं बचा सके। पिछड़ों में उनकी पकड़ का प्रमाण यह है कि भाजपा को पिछड़ा वोट के लिए अनुप्रिया पटेल की पार्टी से गठबंधन धर्म निभाना पड़ रहा है। फिर भी योगी आदित्यनाथ पर केशव मौर्य क्यों हमलावर हैं, आगे बताएंगे। पहले यूपी में हार के कारणों पर योगी का भाषण सुन लेते हैं, जो उसी मंच पर उन्होंने दिया जिस मंच पर केशव सरकार और संगठन की व्याख्या कर रहे थे। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। लोकसभा चुनाव के पहले हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2014, 2017, 2019 और 2022 में भारी सफलता प्राप्त करते हुए विपक्ष को उसकी वास्तविक स्थिति तक पहुंचाने का कार्य किया था और लगातार उस पर दबाव बनाए रखा था। कोई संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए 2022 का विधानसभा का चुनाव, 2022 का विधानसभा का चुनाव विपक्ष उछल कूद कर रहा था। चुनाव के तत्काल बाद आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। सुना आपने, योगी दो बातों को तथ्यों के साथ स्पष्ट कर रहे हैं। पहला, अति आत्मविश्वास अर्थात 400 के पार। यह नारा किसने दिया था? क्या योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाजपा को 400 इसीलिए चाहिए कि वह संविधान बदलना चाहती है? योगी की दूसरी बात भी साफ है कि भाजपा का वोट प्रतिशत नहीं घटा है। फिर भी मोदी की हार के विश्लेषण पर संगठन और सरकार का विश्लेषण क्यों भारी है? इस सवाल के उत्तर में 3 तथ्य हैं और इसके 3 पक्ष हैं। पहला, सत्ता रूपी प्रसादी जिसे बांटने की कवायद चल रही है। दूसरा, योगी की मजबूती और कमजोरी। तीसरा, जनाधार से फेंके गए नेताओं की राजनीति का आधार। इसके 3 पक्ष भी हैं
पहला सत्ता, दूसरा संगठन, तीसरा गठबंधन। पहले योगी पर बात कर लेते हैं। सीधा पिशान लेकर योगी पर आक्रामक हुए केशव मौर्य को यह मालूम है कि योगी का भाजपा के संगठन से कभी कोई नाता नहीं रहा है। इससे उलट केशव प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। योगी से मिल पाना भी आसान नहीं रहा है, क्योंकि योगी पीठाधीश्वर हैं और पीठाधीश्वर से मिलने का एक तरीका होता है, उसकी एक दिनचर्या होती है। लेकिन केशव को यह भी मालूम होना चाहिए कि योगी संगठन संरचना का हुनर जानते हैं। हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू महासभा इसका प्रमाण है। केशव को यह भी मालूम है कि यूपी में योगी एकमात्र भाजपा के जनाधार वाले और लोकप्रिय नेता हैं। भाजपा में उनके अलावा न तो किसी के पास उन जैसा जनाधार है और न ही उनके जैसी लोकप्रियता। हाँ, केशव यह कह सकते हैं कि जिस जाति से योगी को जोड़ा जाता इसलिए कह रहा हूं कि योगी की कोई जाति नहीं होती है, फिर भी उन्हें जिस ठाकुर जात से जोड़ा जाता है उसके मतदाताओं की संख्या 5-6% से अधिक नहीं है, जबकि केशव जिस पिछड़ी जात से आते हैं उसकी भागीदारी 41% है। लेकिन सवाल यह है कि इस जाति में केशव की पकड़ कितनी है। केशव को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि योगी भाजपा में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं और हर चुनाव में पूरे देश में उनकी डिमांड रहती है। ऐसे में भाजपा योगी पर केशव के अनुसार कोई सख्त कदम उठाएगी, इसकी संभावना मुझे नहीं लग रही है। अब सवाल यह उठता है कि फिर केशव बार बार योगी को टारगेट करते हुए संगठन का ही मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, गठबंधन के साथी भी उनकी हाँ में हाँ क्यों मिला रहे हैं। दरअसल केशव हारे हुए रेस के चहेते घोड़े हैं। बयानबाजी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, उनकी इस बयानबाजी से भाजपा में एक अहम काम हो रहा है। चर्चा में ही सही, मोदी की हार योगी पर डायवर्ट हो रही है। देश की सरकार के बजाय यूपी की सरकार पर बहस हो रही है। केशव इसके लिए टूल का काम कर रहे हैं, वरना क्या वह योगी के बजाय मोदी के सामने उसी शैली में उसी तरह यह कह सकते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। बात संगठन की नहीं है, बात समय, मंच और केशव के कहने के तरीके की है। यही कारण है कि वह संजय निषाद भी अब योगी की शैली पर सवाल उठा रहे हैं, जो अपने बेटे तक को चुनाव नहीं जिता सके। मेरे विश्लेषण का यह आशय कतई नहीं है कि योगी एक आदर्श मुख्यमंत्री हैं। कम से कम मेरे जैसा विश्लेषक उनसे आदर्श की उम्मीद नहीं करता है। योगी जिस पार्टी में हैं, जिस रास्ते पर हैं, जिस शैली की सियासत के लिए जाने जाते हैं, उसमें हिंदू के बजाय मुस्लिमों के लिए उम्मीद करना अपनी समझ पर सवाल उठाना होगा। लेकिन जिस तरह की राजनीति से भाजपा यहाँ तक पहुंची है, उस राजनीति के ढांचे में सोचा जाए तो केशव के इशारे के अनुसार अगर भाजपा कोई कदम उठाती है तो वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम करेगी, क्योंकि भाजपा के पास फिलहाल योगी का कोई विकल्प नहीं है और योगी हैं। उनके पास हिंदू युवा वाहिनी है और राजनीति में बने रहने के लिए बेटे बेटियों को सांसद विधायक बनाने जैसी कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी में भाजपा है और योगी का विकल्प बनने तक वह केजरीवाल की उस कहानी को चरितार्थ करना नहीं चाहेगी जिसमें उन्होंने कहा है कि अब योगी की बारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।